उदयपुर गांव में नीलम और उसका पति अशोक और उसका बेटा विवान और उसकी पत्नी रितिका रहते थे। इस छोटे से परिवार में सब खुश थे, पर रितिका की सास का व्यवहार अपनी बहू रितिका के प्रति बहुत खड़ूस था। अरे रितिका बहू, कहाँ मर गई? किसी काम की नहीं है तू? मेरे लिए एक कप चाय बना दे। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ चाय आपके लिए। रितिका नीलम के लिए चाय बनाकर लाती है और बोलती है, लीजिए माँ जी आपकी चाय। पता नहीं कमरे में ऐसी कौन सी कमाई करती रहती है जो 10 बार आवाज लगाने के बाद एक बार चाय बना कर लाई है। अरे माँ जी, वो विवान जी ऑफिस जा रहे थे तो पूरा कमरा फैला हुआ था, तो कमरे को संगवाने में लगी हुई थी। मुझे मत समझा कि तू क्या कर रही थी और क्या नहीं। जब घर का काम कर ले फिर खाना बना। रितिका नीलम के बात सुनकर किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और वो घर का काम करने लग जाती है। रितिका काम करके तुरंत खाने की तैयारियों में लग जाती है। फिर शाम होते ही रितिका का पति विवान ऑफिस से घर आता है और सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अरे बहू, सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है। हाँ रितिका, सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है। रितिका, थोड़ी सब्जी और देना। अरे बस इतनी भी अच्छी नहीं बनी है सब्जी, जैसे और दिन बनाती है वैसी ही बनी है। और ज्यादा तारीफ करना बंद करो। बस नीलम, इतना भी मुंह बनाना अच्छा नहीं होता है। जब सब्जी अच्छी बनी है तो बोल दिया करो कि अच्छी बनी है। तुम्हें तो बहू के हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा बना ले। नीलम अपने पति अशोक की बात सुनकर मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। नीलम के इतना बुरा भला बोलने के बाद भी रितिका किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। नीलम की हर बात टालकर पूरा घर संभालती थी। विवान जी, मैंने आपके लिए नाश्ता रेडी कर दिया है, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, मेरे लिए और अपनी सास के लिए चाय ले आ। हाँ जी पिताजी, बस अभी लेकर आती हूँ। सो रही होगी महारानी अभी तक। हर बार बोलना पड़ता है सब काम के लिए। लो पिताजी आपकी चाय, माँ जी आपके लिए भी चाय, ये लीजिए। हाँ, मैं तो चाय पीऊंगी ही। तू तो महारानी है घर की, जब तू बोलेगी तब मैं चाय पीऊंगी। और इतना समय लगता है चाय बनाने में जो तूने 2 घंटे लगा दिए। अरे माँ जी, वो विवान जी को ऑफिस जाना था तो उनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बना के रेडी कर रही थी। बस बस, ज्यादा बहाने मत बना मेरे आगे। सब जानती हूँ मैं। मेरे बेटे का नाम मत लगा, समझी? जा जाकर काम कर। ऐसे करते हुए नीलम हर दिन सुबह शाम अपनी बहू रितिका को सुनाती रहती थी, पर फिर भी रितिका नीलम की हर बात को टालकर हर काम टाइम पर करती थी और पूरा घर संभालती थी। और फिर दोपहर के समय नीलम की पड़ोसन श्वेता आती है। नीलम बहन, कहाँ है तू? हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। आइए ना, बैठिए आंटी जी। नमस्ते बेटा, कहाँ है तेरी सास? आजकल वो दिखाई ही नहीं देती है, तो सोचा मिल लेती हूँ उससे। नीलम अपनी पड़ोसन श्वेता की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, और श्वेता बहन कैसी हैं? और सब ठीक है? काफी समय बाद देख रही हूँ तुम्हें। हाँ बहन, सब ठीक है। अब तो तू दिखती भी नहीं है। मैं मार्केट जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती जाऊँ। आप दोनों बैठकर बात करो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे वाह नीलम, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, कुछ भी बोलने से पहले काम कर देती है। हाँ हाँ, ज्यादा तारीफ मत कर मेरी बहू की। वो बस दिखावे के लिए करती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। नीलम बहन, मैं सही बोल रही हूँ, मैं सोच नहीं रही, मैंने आँखों से देखा है, जब ही बोल रही हूँ। वरना आजकल की बहुओं के पास तो अपनी सास के पास बैठने का समय ही नहीं होता है, और तो और सीधे मुंह बात तक नहीं करती। तभी रितिका अपनी सास नीलम और अपनी पड़ोसन श्वेता के लिए चाय लेकर आती है। तभी श्वेता रितिका को देखकर चुप हो जाती है। लो माँ जी, आंटी जी, मैं आपके लिए चाय लाई, आप दोनों चाय पी लीजिए। रितिका दोनों के लिए चाय रखकर कमरे में चली जाती है। तभी श्वेता की बात सोचकर अपनी बहू की तरफ देखकर वो सोचती है, ये श्वेता बात तो सही बोल रही है। आजकल की बहुएं शादी के कुछ दिन बाद ही सास ससुर को पूछती तक नहीं है। पर मुझे क्या, मेरी बहू तो बाकी बहुएं जैसी नहीं है। मेरी बहू तो सबका अच्छे से ध्यान रखती है। तू ये सब बात छोड़ और बहुओं के सामने उनकी तारीफ तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, वरना ये सब बहुएं सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देती है। देख बहन नीलम, मैंने दुनिया भर में बहुत सी सास और बहुत सी बहू देखी हैं, पर तेरी बहू अलग और संस्कारी है
और तू अपनी बहू की कदर करना सीख ले, वरना अगर यही बहू बदल गई ना तो तेरा बेटा भी साथ लेकर अलग हो जाएगी। चल बहन, मैं चलती हूँ अपने घर। ऐसा बोलकर श्वेता अपने घर चली जाती है, पर नीलम को इतना समझाती है, पर नीलम के कान पर जू तक नहीं रेंगती और ना ही नीलम के मन में अपनी बहू रितिका के लिए प्यार आया था। पर फिर भी वो अपने ससुराल में सबकी इज्जत करती थी। और फिर थोड़ी देर बाद नीलम रसोई में जाती है और देखती है कि रितिका बहू क्या कर रही है रसोई में, पर रसोई में रितिका तो होती ही नहीं है। ये रितिका बहू कहाँ चली गई? रसोई में तो है नहीं, कमरे में देख कर आती हूँ। नीलम रितिका को देखने के लिए उसके कमरे में जाकर देखती है तो वो सोई हुई होती है। नीलम रितिका को सोता देखकर बोलती है, इस महारानी को देखो कैसे सो रही है, जैसे कितना काम करती है। नीलम की आवाज़ सुनकर रितिका जल्दी से उठ जाती है और बोलती है, अरे वो मैं माँ जी, मैंने सोचा कि आप श्वेता आंटी के साथ बात कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और लेट जाऊं, और लेटे लेटे कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। चल चल, अब ज्यादा बहाने मत बना, समझी? शाम होने को आई है, जा जाकर खाने की तैयारी कर ले। जी माँ जी, ठीक है, अभी जाती हूँ। नीलम की बात सुनकर रितिका रसोई में जाके शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ही रितिका का पति विवान ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। रितिका, रितिका कहाँ हो तुम? हाँ विवान जी, मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं ही वहाँ आ जाता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रितिका सुनो, आज हम दोनों ना बाहर चल के खाएंगे कुछ, इसलिए ना तुम ना हमारा खाना मत बनाना। अरे विवान जी, मैंने तो खाना बना लिया है, आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। अगर अभी माँ जी को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी भोली पत्नी, तुम कितना डरती हो माँ से। अरे वो कुछ नहीं कहेंगी, तुम मेरे साथ चलना, अब बाहर खाएंगे। अरे विवान जी, मेरी बात को समझो, अब मैंने खाना बना लिया है और किसी दिन चलते हैं ना बाहर, माँ जी और पिताजी को भी साथ लेकर चलेंगे। अभी तुम हाथ मुँह धो लो और मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ, लगा दो खाना, खा ही लेता हूँ। नीलम और उसका पति अशोक और विवान खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रितिका का ससुर अशोक उनसे बोलता है, अरे बहू कहाँ रह गई? अरे जल्दी खाना लगा दो, भूख लगी है। हाँ जी पिताजी, लाई, बस 1 मिनट दीजिए। रितिका सभी के लिए खाना लेकर आती है और सभी बैठकर आराम से खाना खाते हैं। पर रितिका की खड़ूस सास नीलम को सबको खुश देखकर खाना खाते हुए रास नहीं आता और वो रितिका के हाथ की बनी सब्जी में कुछ न कुछ कमी निकालने लग जाती है। अरे हाय हाय, कितनी मिर्ची है सब्जी में। ये सब्जी है या जहर? अगर मुझे मारना चाहती है तो ऐसे ही बता दे। किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू मुझसे? महारानी का कुछ अच्छा बनाना आता ही नहीं है, बस सारा दिन पड़ी रहती है, न किसी काम की न किसी काज की, बस सोती रहती है पूरा दिन, पता नहीं क्या करके मानेगी ये। नीलम की बात सुनकर रितिका रोने लग जाती है। बस माँ, बस बहुत हो गया आपका। अरे वो बेचारी आपसे कुछ नहीं कहती है तो इसका मतलब ये कि आप सुनाती रहोगी उसे। अगर रितिका महारानी की तरह सोती रहती है तो घर का पूरा काम कौन करता है माँ? कौन करता है माँ? आप करती हो क्या? हाँ, आप खुद कुछ नहीं करती हो और उसे कोसती रहती हो। देखो माँ, अगर आपकी बहू आपकी आंखों में खटकती है तो आप साफ साफ बता दो, मैं उसे इस घर से लेकर चला जाऊंगा। आप यहाँ आराम से रहना और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। रितिका बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर फिर भी तुमने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। बहू प्लीज मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और आज पता चला मुझे कि बहू बेटी की तरह होती है और बेटी घर की लक्ष्मी होती है। आखिर में नीलम को अपनी गलती का एहसास हो गया था और नीलम ने अपनी बहू रितिका से माफी मांग ली और अब दोनों खुशी खुशी बराबर मिल बांट कर काम करती हैं। नीलम अब रितिका को अपनी बेटी की तरह रखती। ऐसे पूरे घर में खुशहाली हो जाती है और सब मिलकर खुश रहते हैं। भोलापुर गांव में एक सोमू नाम का सेठ रहा करता था, जो उस गांव के नाम की तरह बिल्कुल भोला नहीं था। उसका बस चलता वो चाय में मक्खी गिरने पर मक्खी भी चूस कर पी जाए, और लालच के द्वारा ही उसने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी। भगवान की दया से उसकी एक सीधी सी बेटी थी जो बहुत धार्मिक थी और उसे संगीत का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा मुझे संगीत सीखना है,
गांव में एक नया मास्टर आया है और वो बहुत अच्छा संगीत सिखाता है। मुझे 1000 रुपए दे दो, एडमिशन करवाना है। बेटी, इसमें पैसे देकर सीखने की क्या जरूरत है? तू माता के जागरण में चली जा, तेरे गाने का शौक भी हो जाएगा और तू वैसे भी भक्ति में लीन रहती है, तेरा वो शौक भी पूरा हो जाएगा। पापा मुझे पैसे चाहिए, दे दो ना। इतना लालच किस काम का? पैसे छाती पर लेकर थोड़ी न जाओगे। सोमू अपना मन मारकर नित्या को पैसे दे देता है, जिसके बाद नित्या प्रमोद नाम के एक संगीतकार के पास संगीत सीखने लगती है। धीरे धीरे नित्या प्रमोद से प्रेम प्रसंग भी सीख लेती है और दोनों एक दूसरे के प्यार के सुर ताल में खो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन नित्या और प्रमोद को सोमू साथ में एक बगीचे में बैठे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो घर आकर अपने आप से कहता है, देख, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब तो उसके लिए लड़का किसी अमीर घर का देखेगा तो तुझे दहेज देना पड़ेगा, अच्छी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तू अपनी बेटी की शादी इस गरीब मास्टर प्रमोद से कर दे तो तेरा कितना पैसा बचेगा, माया ही माया होगी। और उसके बाद सोमू अपनी खुशी से दोनों की शादी इस शर्त पर करवाता है कि शादी मंदिर में होगी और वो दान दहेज नहीं देगा। और दोनों प्यार के मारे पंछी इस बात के लिए भी मान जाते हैं और शादी करके उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वक्त बीतता है और एक दिन नित्या को पता चलता है कि वो पेट से है और प्रमोद और नित्या ये जानकर बहुत खुश होते हैं और कुछ महीनों का समय बीतता है। जिसके बाद एक दिन प्रमोद आकर नित्या से कहता है, नित्या, ये बच्चा हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पता है, मुझे मुंबई में एक मूवी में गाने का ऑफर आया है। हमारी किस्मत बदल जाएगी इस मूवी के आते ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ ये सब जानकर। लेकिन अगर आप चले जाओगे तो इस हाल में मैं अकेले कैसे रहूँगी? तुम भी कैसी बात करती हो? तुम्हारे पापा के घर रह लेना, 1 महीने की बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। ना बाबा ना, वो कितने कंजूस और लालची हैं। उन्होंने पैसा बचाने के लिए हमारी शादी मंदिर में की, मुझे एक साड़ी तक नहीं दी। मैं उनके साथ रही तो मेरा बच्चा भी कंजूस और लालची होगा। वो तुम्हारे पापा हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। वैसे भी तुम्हारी जुदाई ने उनको अब तक बदल भी दिया होगा। अब तक वो लालची थोड़ी होंगे, तुम भी ना ज्यादा ही सोचती हो। प्रमोद का ये कथन एकदम असत्य था, क्योंकि सोमू के लालच ने उसका साथ अब तक नहीं छोड़ा था। लेकिन प्रमोद की बात नित्या मानकर अपने पिता के घर रहने चली जाती है और प्रमोद शहर निकल जाता है। जिसके बाद नित्या के बुरे दिन शुरू होते हैं। सोमू ना उसे ढंग से कुछ खाने को देता और ना ही उसका ख्याल रखता, जिस वजह से नित्या कमजोर होने लगती है। और एक दिन जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहती है, नित्या, ये क्या हुआ तुम्हें? अगर सब ऐसा ही होता रहा तो इस बच्चे के जन्म के समय तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हारा वजन कम होता जा रहा है। तुम तो एक सेठ की गर्भवती बेटी हो, उन्हें तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, पर फिर भी। जी डॉक्टर, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी और अपना और भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। नित्या जैसे ही घर आती है, अचानक ही उसका पिता सोमू उसे देखकर कहता है, आ गई मेरी बेटी, इतनी गर्मी है, मुझे बता देती, तू अकेली क्यों गई? देख कितनी कमजोर लग रही है, चल तू अंदर चल। ये मेरे बाप को अचानक क्या हो गया? अचानक से इनके दिल में इतनी चिंता कहाँ से उमड़ आई? तू अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगवा देता हूँ। तेरा 9वां महीना चल रहा है ना, तू खाने पीने पर ध्यान दे। नित्या सोमू के व्यवहार को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके पिता को अकल आ गई है। जिसके बाद वो सब बातों को इग्नोर कर देती है। सोमू अचानक ही बदलकर उसका खूब ध्यान रखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नित्या सोमू को किसी अनजान व्यक्ति से छुपकर बातें करती देखती है, जहाँ सोमू उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी बेटी तुमको देख लेगी तो उसको शक हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी के जब बच्चा होगा तब मैं उसको खुद ब खुद तुम्हें दे दूंगा। मैंने तुझे कॉल किया था, तूने कॉल उठाया क्यों नहीं? देख सोमू, तू अपनी बात से अब मुकर नहीं सकता। मैंने पहले ही तुझे कहा था और तुझे 5 लाख रुपए भी दिए थे। मुझे बच्चा जल्द से जल्द और तंदुरुस्त चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो,
वो जिस डॉक्टर को दिखाती है मैंने उससे भी बात कर रखी है। वो नित्या का अच्छे से ख्याल रख रही है। जैसे ही बच्चा होगा वो उसे बोल देगी कि उसे मरा हुआ बच्चा हुआ है और वो बच्चा तुमको मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। नित्या ये सब सुनकर टूट जाती है कि उसका बाप लालच में इतना अंधा हो गया है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो उनकी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके प्रमोद को भेज देती है और वहाँ से भागने की सोचती है कि तभी उसे लेबर पेन होने लगता है। लेकिन वो ये सब बातें प्रमोद को मैसेज करके बता देती है, जिसके बाद सोमू के प्लान के अनुसार वो उसे हॉस्पिटल उसी डॉक्टर के पास लेके जाता है और नित्या एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन डॉक्टर और सोमू उसे एक मरे हुए बच्चे से बदल देती है और नित्या के होश में आते ही नित्या कहती है, डॉक्टर, पापा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी बेटी, तुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। तू इतनी कमजोर थी कि तेरा बच्चा मर गया। आप झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने खुद बेहोशी में उसके रोने की आवाज सुनी है। मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अपने लालच के चलते आपने मेरे बच्चे को बेच दिया। चल माना, मैंने तेरा बच्चा बेचा, लेकिन तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर करेगा तो तब ना जब तू जिंदा बचेगी। मेरे लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे के लिए मुझे मेरी बेटी को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सही कह रहे हो, इसे मार दो, नहीं तो मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सोमू जी, आपके चक्कर में मेरी भी नौकरी जाएगी। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, पैसे के लिए ही इस लालची सेठ ने अपनी गर्भवती बेटी को रख कर पाला था। अब ऐसे ही ये सब पैसा थोड़ी अपने हाथ से जाने दूंगा। नित्या, तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना कहकर सोमू खुद अपनी बेटी को तकिए से दम घोट कर मारने लगता है कि तभी प्रमोद वहाँ पुलिस लेकर आता है। पुलिस सोमू और उस डॉक्टर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद सोमू ने जिसको बच्चा बेचा था वो भी पकड़ा जाता है और पुलिस उसे बच्चा लेकर नित्या के हवाले कर देती है। नित्या व प्रमोद को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। दिन बीतते हैं। एक दिन नित्या अपने बच्चे को लेकर जेल में अपने पिता सोमू से मिलने जाती है, जिसे देखकर सोमू कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने पैसे के लालच में आकर तेरे बच्चे को बेचने की कोशिश की और मुझे उसकी सजा मिली कि अब मुझे सारी जिंदगी इस जेल में निकालनी है। सरकार ने मेरे सारे काले धन को भी ले लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी, बस मुझे अपनी माफी दे दे। नहीं, आपने एक माँ को उसके बच्चे से दूर करने की ही नहीं बल्कि अपनी गर्भवती बेटी को मारने की भी कोशिश की है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने प्रमोद जी को एक गरीब गायक समझकर मेरी उससे शादी करवाई, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन था और अब प्रमोद जी शहर जाकर एक बड़े गायक बन गए हैं और मैं और मेरा बच्चा भी अब हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। मैंने सोचा एक बार जाने से पहले आपको आपके नवासे की शक्ल दिखा दूं, इसीलिए यहाँ चली आई। अच्छा पिताजी, चलती हूँ। बेटी सुन तो, मुझे माफी तो दे जा। बेटी नित्या। सोमू के लाख रोकने पर भी नित्या नहीं रुकती और सोमू अपनी पछतावे की आग में जलता हुआ जेल में ही अपना दम तोड़ देता है और उस लालची सेठ को अपनी गर्भवती बेटी के साथ अनर्थ करने की सजा मिलती है। नेहा एक बहुत ही सिंपल और छोटे घर की लड़की थी जो अपने घर वालों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ सुमित्रा, पिताजी सुखवीर और छोटी बहन ज्योति रहते थे। उसके पिताजी की नौकरी चले जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ सुमित्रा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वहाँ संजय और विकास नाम के लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। आए हाय, क्या कमर है तेरी जाने मन। मर जावा यार, इतनी दोपहर में भी ठंड लग रही है शिमला की तरह। आए हाय। माँ, आप चलो यहाँ से। ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई, क्या कर रहा है तू? चल घर, क्यों परेशान कर रहा है? चल ना। अबे तू चल ना, साले खुद को तो कुछ करना नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। संजय जबरन
ज्योति को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। सुमित्रा अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी संजय उसे जोर से धक्का देता है और सुमित्रा के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जल्दबाजी में संजय का आधार कार्ड वहीं गिर जाता है। ज्योति वो कार्ड उठाती है और अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। साथ ही सभी घर वालों को भी वहाँ बुला लेती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी नेहा बोलती है, ज्योति ज्योति ये सब कैसे हुआ? मुझे बता, कौन थे वो लोग? किसने किया ये सब? दीदी पता नहीं वो कौन था, ये उसका कार्ड गिर गया और मैंने उठा लिया। दीदी माँ को कुछ होगा तो नहीं? इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि देर हो जाने की वजह से सुमित्रा की जान बच नहीं पाई। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुख के पहाड़ टूट जाते हैं। अपनी माँ की मौत नेहा के अंदर बदले की भावना को जन्म देती है। मैं तुमसे अपने परिवार के एक एक आंसू का बदला लूंगी। जैसे आज मेरा परिवार तड़प रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वक्त बीतता जाता है और नेहा अपने बदले को पूरा करने के लिए संजय के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है और सारी जानकारी मिलने के बाद वो संजय के बड़े भाई अनिल की कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अनिल को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ जाती है और देखते ही देखते वो नेहा को अपना दिल दे बैठता है। और ऐसे ही एक दिन, पता नहीं नेहा कैसे तुमसे कहूँ, पर मुझे खुद को नहीं पता कि कब और कैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। आज मेरी जीत की तरफ पहला कदम है। अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आराम से लो। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। तुम बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हो। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनिल नेहा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात संजय और विकास से होती है और वो शुरू से ही उन दोनों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। अरे विकास भैया, आप अभी तक घर में ही हैं? तभी तो संजय भैया बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप तो बस क्या भाभी? संजय भैया ने क्या बोला? बताओ मुझे भी जानना है कि वो आखिर मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो संजय भैया बोल रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि आपको ना इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। वो खुद क्या करते हैं जो मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं? बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ना आता है उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुकिए, जोश में होश मत खोइए। मतलब भाभी? देखो, अभी आप जाएंगे तो क्या होगा? आपकी और उनकी लड़ाई होगी और क्या। और आप घर में सबसे छोटे हैं तो माँ और अनिल भी आपको ही उल्टा बोलेंगे। यही होगा ना। और वैसे भी संजय भैया तो यही चाहते हैं ना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो क्या करूँ मैं? जैसे अभी आपने मुझे बताया, वैसे ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दो और उनका भांडा फोड़ दो। फिर देखना कैसे सजा मिलती है उन्हें। पर भाभी, भाई है वो मेरे, उनके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? कौन सा भाई? अरे वो भाई जो आपको घर से निकालना चाहता है, वो भाई जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। अरे सजा दिलवा देनी चाहिए ऐसे इंसान को तो, तभी तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आगे आपकी मर्जी। विकास नेहा की बातों में आकर ठीक वैसा ही करता है और अपने बड़े भाई संजय को सलाखों के पीछे भेज देता है और संजय से बोलता है, अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। भाई देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू अपने भाई के साथ ऐसा मत कर भाई।
विकास संजय की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर संजय बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा लो। पता नहीं विकास को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी। सही कह रहा है संजय, तुम खूनी हो और तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर नेहा भी वहाँ से चली जाती है और संजय वहाँ बैठकर अपने किए पर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात अनिल और उसकी माँ को पता चलती है। वो दोनों विकास के कमरे में उससे बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अपने ही भाई को जेल भेज दिया। बोल तूने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको नहीं पता कुछ। मैंने जो भी किया है वो सब सही है। आपको नहीं पता संजय भैया क्या हैं। और वैसे भी वो मुझे इस घर से निकालने वाले थे, उससे पहले मैंने ही निकलवा दिया उन्हें। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? नास पीटे, वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कता है। किसने बोला तुझे कि संजय तुझे घर से निकालना चाहता है? तूने अपने कानों से सुनी ये बात? नहीं, मुझे भाभी ने बताया है। भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। नेहा का नाम सुनते ही अनिल गुस्से से तिलमिला जाता है और नेहा को आवाज लगाने लगता है। नेहा, नेहा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा घर तोड़ कर रख दिया नेहा तुमने, पूरा का पूरा। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। बोलो नेहा, ऐसा क्यों किया तुमने? आपके भाई ने जो मेरे परिवार के साथ किया था ना, उसका बदला लिया है मैंने। उसके साथ यही होना था। आज संजय को जेल भिजवाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली है। मेरा बदला पूरा हुआ। नेहा अनिल को सारी बात बताती है कि किस तरह संजय ने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर उसकी माँ को मार डाला। नेहा की बात सुनकर अनिल की गर्दन नीची हो जाती है और वो नेहा से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगता है। पूरी सच्चाई जानकर अनिल, विकास और उसकी माँ सभी लोग नेहा का साथ देते हैं और संजय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर एक साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।